पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनची और स्काई बर्निंग सेट के बीच में बैटल हो रहा था, जहां पर युनची स्काई बर्निंग सेट के जो एल्डर वगैरह होते हैं उनको बहुत मारता है। स्काई बर्निंग सेट ने एक लिंथियन नाम के बंदे से मदद मांगी थी ताकि वो यहाँ पर आने के बाद उनका साथ दे सके युनची को मारने के लिए। लेकिन जब तक लिंथियन ने यहाँ पर पहुंचता उससे पहले ही युनची ने स्काई बर्निंग सेट वालों के सभी एल्डर का खेल खत्म कर दिया था। जियोशन का जो बड़ा भाई था, जब ये चीज वो अपनी आंखों से देखता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि युनची ने मेरा पूरा परिवार मिटा दिया, इसलिए मैं उससे बदला लेकर आऊंगा। तो वो अपना बदले की आग में झुलसने लग गया था, जिसके बाद देखते ही देखते लिंथियन भी आकर पहुंच जाता है और वो आया हुआ था युनची को मारने के लिए। वो युनची से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है, इस वजह से युनची का उसको हरा पाना, उसके साथ बैटल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युनची की पूरी मैस्टिक पावर एकदम खत्म हो चुकी थी और वो बिल्कुल अधमरा हो जाता है। और उसके बाद लिंथियन जो था वो यहाँ पर अपना अटैक तैयार करते हुए युनची को जान से मारने वाला था। वो अपना एक बहुत ही ब्रूटल अटैक तैयार कर लेता है और उसके बाद तो बस वो उसकी जान लेने ही क्या वाला था कि तभी वहां पर लिंजी आकर पहुंच जाता है। वही लिंजी जो कई बार युनची का साथ भी ले चुका है, वो लड़का है ना वो, और असल में लिंथियन जो होता है वो उसका ग्रैंडपा होता है। वो अपने ग्रैंडपा को रोकने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो लिंथियन सुनता ही नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बैठी हुई थी कि मुझे किसी भी तरह से युनची को मारना है। तो जैसे ही अटैक जाकर लगता है युनची के ऊपर, युनची ने तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर लिया था। लेकिन उसको भी पता था ये बैरियर ज्यादा टाइम तक टिकने नहीं वाला है, और ऐसा ही होता है। कुछ ही टाइम के अंदर वो बैरियर टूट जाता है और टूटने की वजह से तो वो अटैक सीधा जाकर युनची को लगने वाला था। सभी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं, अब युनची नहीं बच सकता, वो पूरी तरह से फंस गया और अब इसके बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन जैसे वो अटैक युनची के ऊपर लग पाता कि उससे पहले ही आकर वहां पर पहुंच जाती है जिया क्योन्युई, और यहाँ पर आते साथ ही उसने वो अटैक को एक हाथ से ही रोक लिया था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आई हुई थी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युनची के ऊपर अटैक करने की। तो तियानजी देखकर कहना चाहता कि मैंने सुना कि तुम्हारे क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के अंदर किसी एक डिसाइपल ने जो अपने 20 साल के एज को भी कंप्लीट नहीं किया, लेकिन वो किंग फिश मैसेजम के लेवल 2 पर जाकर पहुंच चुका है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की बात है। और अब मुझे पता चल रहा है कि वो डिसाइपल कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। वैसे तुम यहाँ पर युनची को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हो, क्या तुम ये अपनी मर्जी से करने के लिए आई हो, या फिर तुम्हारे क्लाउड इमॉर्टल पैलेस ने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा युनची को बचाने के लिए? तो जिया क्योन्युई कहने लग जाती कि मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ युनची को प्रोटेक्ट करने के लिए। लिंस जी होता है, वो भी यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से कहने लग गया था कि ग्रैंडपा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, युनची बहुत अच्छा इंसान है, वो बिल्कुल कभी कोई गलत काम ही नहीं कर सकता। मैं अपनी जान हासिल करने के लिए तैयार हूँ अगर युनची ने कभी भी कोई गलत काम किया होगा, अगर आप एक भी बता देंगे तो उसके लिए। लेकिन लिंथियन नहीं कहना चाहते कि उसने जितने लोगों को मारा है ना उसका हिसाब नहीं है, तो ऐसे इंसान को, ऐसे मॉन्स्टर को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर उसको मारने के लिए आया हूँ, मैं उसको मार कर रहूंगा। तो ये देखकर क्योन्युई कहना चाहते कि अगर आप अभी भी नहीं मानते हैं ना तो माफ करना, जो फिर मैं आपके साथ करूंगी वो आपको पसंद नहीं आएगा। और इतना कहने के बाद क्योन्युई अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, अपने आइस लोटस को समन करते हुए सीधा एक अटैक देकर मार देती है उस लिंथियन के ऊपर। और जैसे ही अटैक जाकर लिंथियन को लगा था, वो अटैक तो रोक लेता है, लेकिन वो कहने लग गया था कि मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, तुम इस टैलेंट को लेकर आगे काफी ज्यादा बढ़ सकती थी, लेकिन अभी तो तुमने इस टेक्निक को सीखने की शुरुआत ही की है और साथ ही साथ तुमने आकर डायरेक्ट मुझसे पंगा ले लिया, यानी कि अपनी मौत से पंगा ले लिया। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। युनची भी यहाँ पर क्योन्युई से कहना चाहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं इसको हैंडल करता हूँ, मैंने देखा है कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं नुकसान पहुंचा देगा। पर क्योन्युई नहीं सुनती, वो सीधा चली जाती है उस लिंथियन से फाइट करने के लिए। अब लिंथियन और क्योन्युई के बीच में एक धमाकेदार बैटल शुरू हो चुका था, जहां दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। जैस्मिन युनची से कहना चाहती कि देखिए युनची, तेरी जो मैस्टिक पावर है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि भागो यहाँ से, जितना हो सकता है उतना दूर भाग जाओ, वरना फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन युनची कहने लग जाते कि अब ये लिंथियन मुझे जान से मार डाले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं क्योन्युई को छोड़कर चला जाऊं ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा तो मैं नहीं जाने वाला। वो एक बार फिर से वहां पर अपना पगोड़ा निकालकर अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है कि मैं आज इस बुड्ढे को छोड़ूंगा नहीं। वो जल्दी जल्दी अपने आप को हील करने में लगा हुआ था। तो जैसे यहाँ पर देखता है लिंथियन युनची अपने आप को हील कर रहा है, वो कहना चाहता है कि तू हील करने से पहले ही कब्र में पहुंच जाएगा, इसलिए ये कोशिश तेरी बिल्कुल बेकार है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक और युनची के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन जितना वो अटैक करने चाहता ना, वो बार बार क्योन्युई आकर उसको बचा लिया करते, वरना अगर क्योन्युई यहाँ पर नहीं होती तो अब तक खेल खत्म था युनची का। तो ये देखकर उस लिंथियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जब से मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम इतनी अच्छी टैलेंटेड लड़की हो, तो इसलिए मैं सोचा कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें बचने का कोई मूड है, मेरे हाथों से मरना ही चाहती हो, तो ठीक है, अब मैं तुम दोनों को यहाँ पर मार दूंगा, आगे जिसको जो जवाब देना होगा मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। पावर का इस्तेमाल करते हुए वो अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जो स्वॉर्ड काफी ज्यादा बड़ी थी और पूरा आसमान को फाड़ कर वहां पर निकल रही होती है। अगर स्वॉर्ड गिरी तो मानो पूरा इलाका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इतनी भयंकर वो स्वॉर्ड थी। और उसी के जरिए वो यहाँ पर युनची और क्योन्युई दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था।
यूनची अभी भी अपने आप को हील कर रहा था, उसको पता ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है, इसलिए किन्युई की जिम्मेदारी थी कि वो उस अटैक को रोके। तो जैसे यहाँ पर किन्युई अटैक रोकने के लिए जाती है, दोनों किन्युई और वो अटैक दोनों आमने सामने आकर पहुंच जाते हैं और लग रहा था कि वो अटैक सीधे जाकर लग ही जाएगा किन्युई को, लेकिन वो किन्युई फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट का यूज कर लेती है। उसकी एक खास टेक्निक थी जिसके जरिए उसने कई सारे जमीन फाड़कर बर्फ के क्रिस्टल्स बना लिए थे और उसके जरिए वो यहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड जो आ रही थी उस पर से निर्वाणा वाले उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना पूरा अटैक तैयार किया और उम्मीद थी उसको कि ये अटैक जो उसने तैयार किया है उस निर्वाणा स्वॉर्ड को रोकने के लिए काफी होगा। दोनों अटैक आपस में टकराते तो है, लेकिन एक ही पल के अंदर निर्वाणा स्वॉर्ड किन्युई का जो अटैक था उसके अंदर क्रैक्स डालने लग जाती है। लग रहा था कि ज्यादा टाइम तक किन्युई का अटैक इस निर्वाणा स्वॉर्ड को नहीं रोक पाएगा। किन्युई भी समझ चुकी थी कि शायद खत्म हो गया काम, अब मैं इसको नहीं रोक पाऊंगी, और उसका सोचना बिल्कुल सही था। उसी पल वहां पर वो अटैक डिस्ट्रॉय होता है और सीधा का सीधा वो स्वॉर्ड जाकर लगने वाली थी किन्युई को। स्वॉर्ड लगी तो फिर तो भूल जाओ कि किन्युई बचेगी, वो मर जाएगी वहीं पर। तो जैसे यहाँ पर ये काम होने वाला था, यूनची एकदम गुस्से में बाहर निकल कर आता है, अपनी स्वॉर्ड लेता है और भाग कर जाता है किन्युई को बचाने के लिए। वो किन्युई को गोद में उठाते हुए उसको पहले बचाता है और उसके बाद सीधा का सीधा उस निर्वाणा स्वॉर्ड को रोकते हुए अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन कर देता है, जो कि कुछ टाइम पहले उसने अपने सोल के साथ मर्ज की थी। वो ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकल कर आती है और अब यहाँ पर वो उस स्वॉर्ड को रोकती है। स्वॉर्ड को रोकने के बाद वो लंतियानी की भी बचाने के लिए तैयार थी। लंतियानी देखकर हैरान रह गया था कि ये क्या केस ना, ये कितनी खतरनाक ड्रैगन स्पिरिट को उसने कैसे समन कर लिया। वो एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड की पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करता है ताकि स्वॉर्ड के जरिए यूनची और किन्युई दोनों को मार सके। लेकिन जब किन्युई के ऊपर खतरा देख लिया यूनची ने, तो वो कैसे रुकने वाला, वो रुकने वाला नहीं था। वो अंधाधुन इतने सारे अटैक करता स्वॉर्ड के ऊपर कि लिटरली स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाती है, स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। और इसके बाद तो किन्युई और यूनची दोनों एक के बाद एक करते हुए इतना मारते हैं उस लंतियानी को कि लंतियानी को समझ ही नहीं आता कि कहां से कौन सा अटैक आ रहा है, किस अटैक को पहले उसको रोकना है। जब तक वो एक अटैक रोकने की कोशिश करता तब तक ये 2-4 अटैक उसको ऑलरेडी लग चुके होते हैं। अब हालांकि वो दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोनों बंदे जब एक साथ अटैक कर रहे थे ना, तो उसकी हालत खराब होने लग गई थी। वो समझ गया था कि बहुत मुश्किल होगा इन लोगों को हराना। देखते ही देखते उन दोनों ने मिलकर उस लंतियानी के चीथड़े उड़ा देते। उसके जगह जगह पे शरीर में इतने चोट लग जाते हैं कि उसकी हालत खराब हो गई थी। और जैसे ही यहाँ पर यूनची उस लंतियानी को मार कर उसको खत्म क्या करने वाला था कि तभी लिंसी जी जो होता है वो यहाँ पर आवाज लगाते हुए कहने लग जाता है कि बॉस बॉस रुक जाइए, मत मारिए मेरे ग्रैंडपा को। तो इस वजह से एंड मोमेंट पे जाकर यूनची अपनी स्वॉर्ड को थोड़ा सा साइड कर लेता है। लग रहा था कि शायद यहाँ पर उसने जान बख्श दी उसे लंतियानी की, वरना अगर लिंजी ने अभी नहीं बोला होता तो बस खत्म था यहाँ पर खेल उस लंतियानी का। ये करने के बाद तो यूनची पूरी तरह से बेहोशी हो जाता है क्योंकि उसके अंदर मैस्टिक पावर बची हुई ही नहीं है। इसलिए जल्दी से सब लोग उसको लेकर जाते हैं घर पर और महल में ले जाकर उसका इलाज वगैरह करते हैं ताकि उसको होश आ सके। और कुछ दिनों के बाद उसको होश भी आ जाता है, जहाँ पर सामने किन्युई बैठी हुई थी उसका ख्याल रखते हुए। किन्युई यहाँ पर यूनची को होश में देखकर खुश भी हो जाती है और उसको ये बताती है कि इससे पहले इस इंपीरियल सिटी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा वो लंतियानी था ना, तो जब उसने अपना ये बैटल हारा तो उसने अपना टाइटल तुम्हें ट्रांसफर कर दिया और अब इंपीरियल सिटी के तुम नंबर 1 कल्टीवेटर बन चुके हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वाले। तो यूनची कहता है कि मुझे किसी टाइटल से मतलब नहीं है, मुझे अभी सिर्फ तुमसे मतलब है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने आकर मेरी जान बचाई। अगर तुम नहीं आई होती ना तो शायद आज मैं बच नहीं पाता। वो भी सिर्फ इस बार का नहीं है, जब भी मैं अपने आप को मुसीबत में पाता हूँ ना, जब मुझे लगता है कि मैं बस खत्म होने वाला तो हर बार तुम मुझे आकर बचा लेती हो। और इस बार भी पता नहीं कैसे तुम आ गए, कैसे तुम्हें पता चल गया कि मैं मुसीबत में हूँ और सब कुछ छोड़कर तुम सबसे पहले यहाँ पर आई मुझे बचाने के लिए। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। हमारी शादी को कम से कम 3 साल हो गए और देखो मैंने आज तक तुम्हें ढंग से किस भी नहीं किया। क्या तुम्हें ये चाहिए? अब कोई ऐसा सवाल करेगा तो सामने वाला तो शर्मा ही जाएगा ना, तो किन्युई भी शर्मा जाती कि ये तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन वो रुकती नहीं। मतलब अब वो यूनची को रुकवाती नहीं कि तुम ऐसा मत करो। वो यूनची से कह देती है कि ठीक है, लेकिन जैसे यूनची करने वाला था ना वो यहाँ पर चली जाती है। मतलब थोड़ा सा यूनची को टीज करके वो वहां से भाग गई। मुझे कहते हुए जाती कि मैं सबको बता देती कि तुम जाग चुके हो और सब लोग तुमसे मिलने के लिए आएंगे। तो यूनची कहते कि अरे अरे यार क्यों चली गई, कुछ तो मैं करने वाला था तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें वो भी नहीं चाहिए। देखो तुम मुझे कुछ करने देती ही नहीं हो। जिसके बाद देखते ही देखते जितने भी बाकी लोग थे वो सब यहाँ पर आकर पहुंच जाते हैं यूनची का हाल देखने के लिए कि यूनची भी ठीक है कि नहीं है, उसकी हालत कैसी है। तो यूनची भी पहले से काफी ज्यादा ठीक महसूस कर रहा था अपने अंदर। उसको अच्छा लग रहा था कि चलो मैं यहाँ पर रिकवर तो हो रहा हूँ। और बाकी सारे लोग भी ये चीज देखकर सब बहुत ज्यादा खुश थे कि बहुत अच्छी बात है कि यूनची की हालत में सुधार आ रहा है। यूनची यहाँ पर ज़ोरोलान के फादर जो थे उनसे कहने लग जाता है कि आपकी तबीयत देखकर लग रहा है कि आप पहले से काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहले जब आपके अंदर पॉइजन वगैरह डाला गया था तो आपकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको देखकर तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो ज़ोरोलान के फादर एम्परर जो थे वो कहने लग जाते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी जो जान है ना ये तुम्हारी दी हुई ही है। तुम अगर मुझे नहीं बचाया होता ना तो मैं कब का मर गया होता। तुम्हारी एहसान की वजह से आज मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। पता नहीं अगर तुम नहीं आए होते तो आज हमारी हालत क्या होती, क्या हो गया होता हमारी इंपीरियल सिटी को।
तो युनची कहते हैं कि आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। इंपीरियल सिटी के अंदर मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है कि जब यहाँ पर मुसीबत आएगी तो मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आऊँ। तो मैंने भी बस वही किया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, ये काम करना मेरा फर्ज बनता था, इसलिए आपको एहसानों के तले दबने की जरूरत नहीं है। मैंने जो किया है वो अपनी फर्ज के हिसाब से ही किया है। एम्परर कहना चाहता है युनची से कि मुझे पता भी नहीं कि मैंने जिंदगी में कब इतना ज्यादा अच्छा महसूस किया था जितना कि आज मैं यहाँ पर कर पा रहा हूँ। मुझे आराम भी अच्छे से मिला और मेरी तबियत में भी बहुत ज्यादा सुधार आया। एम्परर जो था वो यहाँ पर ज़ोरोलान और युनची दोनों से कहना चाहता है कि मैं यहाँ पर एक फैसला लेने वाला हूँ जो कि पिछले हजारों साल में कभी नहीं लिया गया इस इंपीरियल सिटी के अंदर। और वो फैसला ये है कि मैं अपना जो सिंहासन है ना वो देना चाहता हूँ ज़ोरोलान तुम्हें और युनची तुम्हें। तुम दोनों यहाँ पर आज से पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी की जिम्मेदारी उठाओगे। ये इंपीरियल सिटी अब तुम्हारी है, तुम हो यहाँ के राजा। क्योंकि जब मैं यहाँ पर रूलर हुआ करता था तो मैंने अपने लोगों को उतना अच्छे से प्रोटेक्ट करने में कामयाब नहीं रहा, लेकिन तुम दोनों जब इसको संभालोगे ना तो यहाँ के लोग बिल्कुल शांति से रह पाएंगे। यहाँ के लोगों का भरोसा तुम दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा है। बाकी के जो भी मैटर वगैरह होंगे मैं उनको हैंडल कर लूंगा, लेकिन मेन जो जिम्मेदारी होंगी ना वो तुम्हें ही उठानी है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ उसको तुम अच्छे से परफॉर्म करोगे और अपनी जिम्मेदारी समझकर इसको संभालोगे। एम्परर युनची को भी समझाता है कि युनची तुम देख रहे हो ना कि हमारा इंपीरियल सिटी है वो काफी टाइम से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। कितनी मुसीबत हमने झेली है, लेकिन हर बार मैं उतना सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाया मुसीबतों के सामने। लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि हमारी इंपीरियल सिटी को एक बार फिर से एक ऐसा राजा मिलेगा जो यहाँ पर जिम्मेदारी भी उठाएगा और सब कुछ हैंडल करेगा। जवाब दो मुझे कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर और ज़ोरोलान के ऊपर ये जिम्मेदारी दे सकता हूँ? क्या तुम दोनों ये जिम्मेदारी उठाओगे? तो युनची कहना चाहते हैं कि अगर आपको इस इंपीरियल सिटी की टेंशन है और ज़ोरोलान की टेंशन है ना तो उसकी फिक्र मत कीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ, आपसे वादा लेता हूँ मैं कि मैं हमेशा जब तक मेरे अंदर जान बाकी मैं इंपीरियल सिटी को प्रोटेक्ट करूंगा और ज़ोरोलान को प्रोटेक्ट करूंगा। दोनों के ऊपर एक भी आंच नहीं आने दूंगा। तो जैसे ये चीज यहाँ पर सुनती है ज़िया किन्वी, उसको थोड़ा सा बुरा लग जाता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से आगे बढ़ जाती है। अब ज़ोरोलान और युनची एक साथ रहकर इस इंपीरियल सिटी को चलाएंगे तो ज्यादा एक दूसरे के करीब भी रहेंगे ना, तो इसलिए थोड़ा सा बुरा लग गया था किन्वी को, वो वहां से चली गई। तो अब हमें यहाँ पर करीब 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंपीरियल सिटी के अंदर ना बिल्कुल उसको सजा दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसी की शादी होने वाली है, तो उसी के चलते इंपीरियल सिटी को बिल्कुल अच्छे से सजाया गया होता है। हर तरफ तैयारियां हो रही थी और सारे के सारे मेहमान दूर दूर से यहाँ पर आ रहे थे। हम देख पाते कि दूल्हा कोई और नहीं बना बल्कि दूल्हा बना हुआ है अपना युनची। सारे लोग आकर उसको यहाँ पर कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं कि यंग मास्टर युनची, अब तो आप बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं, आपके हाथों में पूरा इंपीरियल सिटी भी है और आज तो आपकी शादी भी होने वाली है। इसलिए हम यहाँ पर आपके लिए अच्छी दुआएं लेकर आए ताकि आपकी जो आगे की जिंदगी है वो बहुत अच्छे से गुजरे। और हम देख पाते हैं कि युनची की जिससे शादी हो रही ना वो दुल्हन कोई और नहीं बल्कि है वो कांगयुई को युनची ने ढूंढ भी निकाला और उसको उसने बचा भी लिया, क्योंकि हमें भी पता है कि फेनिक्स क्लान के अंदर वो मौजूद थी। तो फेनिक्स क्लान वालों ने ही युनची को बताया होगा कि यहाँ पर कांगयुई मौजूद है, इसलिए युनची उसको लेकर आया होगा। लेकिन ये इतना सारा सीन काट दिया लग रहा था। युनची जाता कांगयुई को लेकर आता, साथ में दोनों एक साथ आते, युनची अपने बच्चे को देखता तो थोड़ा और अच्छा सीन हो जाता, लेकिन काफी सारा सीन लग रहा है कि इन लोगों ने स्किप ही कर दिया और डायरेक्ट महल के अंदर आ गए कांगयुई और अब शादी भी होने वाली है उसकी। कांगयुई थोड़ी सी नर्वस होती है और थोड़ी सी शर्मा भी रही थी, लेकिन लिंजी जो होती है वो यहाँ पर उसका ख्याल रख रही थी, उसको तैयार कर रही थी शादी के लिए। दूर दूर से जितने भी मेहमान वगैरह थे वो सब के सब यहाँ पर आए हुए थे और सबको देखकर यहाँ पर युनची को बहुत अच्छा लगता है। लिंजी भी आया हुआ था, उसका भाई भी आया हुआ था, वो दोनों के दोनों यहाँ पर युनची को कांग्रेचुलेशन करने के लिए आए थे कि उसकी एक नई लाइफ अब शुरू होने वाली है। और जब कांगयुई उससे शादी कर ली तो कभी भी कांगयुई को कोई परेशान नहीं कर पाएगा। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन इसके बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पर क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से भी कुछ लोग आते हैं और ये कुछ लोग कोई और नहीं बल्कि थी किन्युई और वो आई हुई थी कांगयुई की बहन के साथ। जैसे ये दोनों के दोनों यहाँ पर आते हैं ना, युनची उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर युनची जो था वो कहने लग जाता है किन्युई से कि किन्युई तुम 2 महीने पहले जब हम सब महल के अंदर मौजूद थे तुम मेरा ख्याल रख रही थी, तो उसके बाद अचानक मैं कहाँ चली गई थी? तुमने मुझे गुड बाय तक नहीं कहा और ऐसे तुम वहां पर चली गई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम क्यों चली गई थी? तो ये देखकर किन्युई कहने लग जाती कि उस टाइम ना तुम खतरे से बाहर हो गए थे, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए थे और मैंने जब महसूस किया कि तुम खतरे के बाहर हो तो मैं वापस से क्लाउड इमॉर्टल पैलेस चली गई, क्योंकि वहां पर भी कुछ अर्जेंट काम थे जिनको मैं छोड़कर आई हुई थी। तो उम्मीद है कि इसके लिए तुम्हें ज्यादा बुरा नहीं लगा होगा और तुम मुझे इसके लिए माफ कर दोगे। लेकिन देखो आज तुम्हारी शादी का सुनकर तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आ चुकी हूँ। युनची कहते कि देखो तुम बात घुमाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम क्यों चली गई थी। जब एम्परर ने मुझे और ज़ोरोलान को एक साथ रहने के लिए कहा और एक साथ ही इस इंपीरियल सिटी को चलाने के लिए कहा तो तुम्हें इस चीज को सुनकर बुरा लग गया था ना, तो यही वजह से तुम छोड़कर सब कुछ चली गई वहां से और गुड बाय तक नहीं कहा। तो ये सुनकर किन्युई कह जाती कि देखो आज कौन सा दिन है, तुम उसको मत
मत भूलो, आज तुम्हारी शादी का दिन है, तो तुम ये सब बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपनी शादी पे ध्यान देना चाहिए। जो कांग यूई की बहन भी आई हुई थी वो भी यहाँ पर कहना चाहती है यूनची से कि आज हमें यहाँ पर क्लाउड मॉडल पैलेस ने सिर्फ इसलिए भेजा है ताकि हम यहाँ पर कांग यूई और तुम्हें कांग्रेचुलेशन कर सकें। इस शादी की वजह से ही उन्होंने यहाँ पर हमें आने की परमिशन दी है। तो मुझे लगता है कि हमें बस यहीं तक के सीमित रहना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कांग यूई भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो भी कहती कि ठीक है ये बात सही कह रही है, और वो दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। यूनची को थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। और कांग यूई को तो इन सब के बारे में पता ही नहीं है, वो तो अपना तैयारी में लगी हुई शादी के। जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर एक एल्डर आकर पहुंच जाता है, जो यहाँ पर आते साथ यूनची को देखकर कहना चाहता है कि यूनची देखो कितने दिनों बाद हमारी मुलाकात हो गई और कितनी अच्छी टाइम पे हमारी मुलाकात हुई है। देखो तुम इतना आगे पहुंच चुके, मुझे पता ही था कि एक ना एक दिन तुम इतना बड़ा कारनामा करोगे। जब रैंकिंग बैटल हो रहा था ना, तभी मैंने तुम्हारा टैलेंट देख लिया था कि तुम बहुत आगे जाने वाले बंदे हो, तुम्हारा फ्यूचर जो है वो बहुत दूर का है, इतनी जल्दी तुम नहीं रुकने वाले। और देखो मेरा सोचना बिल्कुल सही था, तुम आज कितने ज्यादा आगे निकल चुके। तो यूनची कहते हैं कि बस ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। तो एल्डर कहते हैं कि अरे मस्का नहीं लगा रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम 2 साल के अंदर इतने सारे कारनामे कर दोगे। अभी कुछ टाइम पहले तुम रैंकिंग बैटल लड़ रहे थे और आज देखो कहां से कहां पहुंच गए। मैंने लगा था कि तुम आगे जाओगे, लेकिन इतना जल्दी जाओगे वो तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यार तुमने क्या टैलेंट दिखाया उसका कोई हिसाब नहीं है। तो वैसे भी इंपीरियल सिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे बन चुके, तो तुम्हारा नाम तो हर जगह ऑलरेडी फेमस है, हर लोग तुम्हें जानते हैं। अभी जो एल्डर था वो था शियाओ सेक्ट का, और उसको पता था कि कभी ना कभी तो यूनची आएगा उसके सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसलिए वो यहाँ पर अभी आकर मस्का लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि यूनची अपना जो बदला है ना वो भूल जाए। तो ये देखकर यूनची कहना चाहते कि देखो आज का दिन बहुत अच्छा है, और आपने जो आप यहाँ पर आकर मेरी इतनी ज्यादा तारीफ की है ना, वो तारीफ मुझे अच्छी लगी, तो इसका थैंक यू तो आपको कहना पड़ेगा ना। तो जब शादी खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद मैं आऊंगा आपके सेक्ट के अंदर और आपके दरवाजे पर आकर आराम से थैंक यू कहूंगा, फिर मजा आएगा ना थैंक यू कहने में। तो ये देखकर वो जो शियाओ सेक्ट का एल्डर था वो डर चुका था, वो समझ चुका था कि भाई इतना मस्का लगाकर कोई फायदा नहीं हुआ, ये पक्का आएगा यूनची हमारे शियाओ सेक्ट के अंदर और आने के बाद सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। वो अभी भी यहाँ पर यूनची को मस्का लगाने की कोशिश करता है कि देखो कुछ गलतियां हो गई मेरे फादर से और हमारे कुछ बंदों से जो कि हमारे शियाओ सेक्ट के हैं, लेकिन उसके लगे तुम हमें माफ कर दोगे ना तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, हम आइंदा कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। मुझे मेरी गलतियों का बहुत ज्यादा पछतावा में हूँ कि हमने तुमसे पंगा क्यों ले लिया। वो यहाँ पर अपना एक खास तरह का रिंग बाहर निकालता है और देते हुए यूनची को कहता है कि ये मैं छोटा सा गिफ्ट देता हूँ तुम्हारे लिए, ये सेप्टियल रिंग है और इसके साथ में तुम्हें 15 किलो पर्पल क्रिस्टल दूंगा, उसके बाद दूंगा 10 किलो व्हाइट प्रोफाउंड जेड और भी जो सामान मेरे पास होगा ना सब कुछ मैं तुम्हें ला कर दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि इसके बदले तुम हमारे शियाओ सेक्ट को बख्श दोगे और हमें नहीं सबक सिखाओगे। जैस्मिन भी कहना चाहती कि अरे वाह बुड्ढा बड़ा ज्यादा आज खुश लग रहा है, तुम्हें बहुत सारी चीजें आज दे रही है, तो इसको मारना बेहतर ऑप्शन नहीं है, इसको लूटना बेहतर ऑप्शन है। जहां तक कि मुझे लगता है कि इसने अपने सेक्ट के सारे ट्रेजर उठाकर तुम्हें दे दिए हैं, तो ऐसे इसके जितना लूट सकते हो ना लूटते जाना है इसको। तो यूनची कहता है एल्डर से कि क्या तुम खाली इतना ही दोगे, इतना ही दे सकते हो क्या तुम? तो एल्डर कहता है कि आप बताइए ना कि आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए होगा मैं सब ला कर दूंगा, बस आप उसका नाम तो लीजिए, अगर मेरे बस के अंदर हुआ मेरे पास उस चीज को देने की कीमत हुई ना तो मैं पक्का आपको लेकर आऊंगा। तो यूनची कहता है कि मुझे ऐसा कोई चीज तो नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए, हमारा हो ना तुम्हारा बेटा, कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि अभी भी वो जिंदा है, मैंने अभी तक उसको मारा नहीं है और जो उसने हरकत की थी उसके लिए मैं अभी तक उसको माफ भी नहीं किया हूँ। तो ये देखकर तो एल्डर घबरा जाता है कि तुम्हें मेरा बेटा क्यों चाहिए। तो यूनची कहते कि अरे डर क्यों रहा, मैं मारूंगा नहीं उसको, बहुत दिन हो गए ना उससे मिले हुए, उसने बहुत मेरे नाक में दम किया हुआ था, तो खाली मिलकर उससे 2-4 बातें करूंगा, तो हो सके तो अपने बेटे को बुला लाना। लेकिन वो एल्डर कहना चाहते कि मुझे पता है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत गलत काम किया, मैं अभी जाता हूँ और उसको डंडे से मारूंगा, चाबुक से मारूंगा, जितना हो सकता उतना मार कर उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम अपना हाथ मत लगाना उसको मारने के लिए, वरना तुम्हारे एक चमाड़ के अंदर वो बेचारा मारा जाएगा। तो यूनची कहते कि उस टाइम का मैं इंतजार क्यों करूं, मैं कहाँ इंतजार करने जाऊंगा कि कब आप उसको मारोगे कब आप उसको नहीं मारोगे। तो कल करे सो आज करे सो अभी कर दो ना, अभी जाओ अपने बेटे का हाथ पैर सब तोड़ कर रख दो। तो वो जो शियाओ सेक्ट का मास्टर था वो कहता अपने बेटे से कि इधर आ जल्दी, कहाँ छुप कर बैठा हुआ है। तो उसके बेटे को देखकर तो हालत खराब हो गई थी कि नहीं आज मैं गया, आज मेरा बाप मुझे मार डालेगा। वो अपने बाप से रिक्वेस्ट कर रहा था कि फादर मुझे मत मारिए, मैं मर जाऊंगा। यूनची को तो बड़ा मजा आ रहा था, वो बस देखना चाह रहा था कि कब चिल्लाता है ये शियाओ एकदम जोरों से तकलीफ में, मुझे उसको बस चिल्लाते हुए सुनना मजा आ जाएगा। जितना इसने मुझको परेशान किया ना इसके को आज मैं देख रही रहूंगा, आज कुत्तों की तरह मारने वाला हूं मैं। तो ये देखते साथ ही वो जो एल्डर था वो यहाँ पर कहना चाहता है यूनची से कि यूनची देखो मैं किस तरह से मारता हूँ अपने बेटे को, बस देखते जाना, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक देकर मारता अपने बेटे के ऊपर कि उसके बेटे की हालत खराब हो गई थी, पूरी लाइटनिंग पावर घुसेड़ दिया था उसके अंदर उसके फादर ने। इस वजह से तो उसका बेटा एकदम तड़पने लग जाता, उसको इतनी तकलीफ हो रही थी कि माना वो मर जाएगा, उसकी जान निकलने वाली थी। और देखते साथ ही वो वहां पर बेहोश हो जाता है, उसकी हालत खराब हो गई
थी। वो जो एल्डर था कहना चाहता है युंची से कि युंची देखो मैंने अपने बेटे की पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करके रख दी, उसको पूरा बिल्कुल एक यूजलेस बना दिया, उम्मीद करता हूँ कि इतना काफी होगा मेरे बेटे के लिए। तो युंची कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप शादी में आ गए हो तो खाना पीना खा के ही जाना। इतना कहने के बाद तो युंची मस्त आराम से वहां से निकल जाता है। आज तो उसके लिए बहुत मजे वाला दिन था कि सारे दुश्मनों का खेल खत्म हो गया और आराम से युंची ने अपनी शादी की तैयारियां भी कर ली। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वहां पर एक मिस्टीरियस बंदे की एंट्री हुई। अब ये बंदा था कौन, बड़ा तैयार होकर आया हुआ था, ये तो अभी नहीं दिखाया जाता ये है कौन और क्यों यहाँ पर आया हुआ है। ये कौन है पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।